दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। बीजेपी राज ठाकरे जी को अपने साथ क्यों लेना चाहती है, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी सत्ता में होकर भी बैकफुट पर नजर आ रही है, यानी बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है। अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट को लेकर भी बीजेपी का वोट शेयर 40% के ऊपर नहीं जा रहा, यानी इस वोट शेयर में बढ़ोतरी करने के लिए बीजेपी अपने तीसरे पार्टनर यानी तीसरे सहयोगी दल के रूप में मनसे को यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे जी की पार्टी को अपने साथ ले रही है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी के साथ बीजेपी में जो गठबंधन होगा, क्या उस गठबंधन का फायदा बीजेपी को मिलेगा या इसके उल्टे परिणाम बीजेपी को चुनाव में भुगतने पड़ेंगे? इस पर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं और कयास इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। किन कारणों से बीजेपी राज ठाकरे जी को अपने साथ लेना चाहती है, इन कारणों पर हम आज के इस वीडियो में प्रकाश डालने का काम करेंगे। मराठी मतदाता, इसमें से पहला कारण है मुंबई, ठाणे, इस अर्बन एरिया में जो मराठी मतदाता है, इन मराठी मतदाताओं के ऊपर शिवसेना का अच्छा खासा प्रभाव है और ये मराठी मतदाता पारंपरिक रूप से शिवसेना के समर्थक रहे हैं। ये मराठी मतदाता इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, यानी मुंबई हो या ठाणे हो या पूरे अर्बन एरिया में एक तरीके से मराठी मतदाता इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के साथ नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे पहले शिवसेना में काम करते थे। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के बाद शिवसेना की बागडोर उद्धव ठाकरे जी के बजाय राज ठाकरे जी के हाथ में आ सकती है, ऐसी चर्चाएं भी महाराष्ट्र की राजनीति में होती रहती थी। मगर राज ठाकरे जी ने शिवसेना पार्टी छोड़कर अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनाई। लेकिन राज ठाकरे जी का राजनीतिक स्टाइल, उनका भाषण, उनकी राजनीतिक शैली और एक तरीके से उनमें जो राजनीतिक खूबियां है वो बालासाहेब ठाकरे जी की याद दिलाती है। उनके भाषणों का असर भी जनता के बीच अच्छी तरह से देखने को मिलता है, यानी उनके भाषण सुनने के लिए जनता की भीड़ तो होती है, मगर भीड़ मतों में रूपांतरित नहीं होती। यानी एक तरीके से राज ठाकरे भीड़ जुटाने में कामयाब होते हैं, मगर भीड़ को वोटों में तब्दील करने में अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापित होने के बाद 2009 के लोकसभा यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अच्छा खासा फायदा मिला। लेकिन उसके बाद 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ग्राफ गिरता ही गया है। अगर राज ठाकरे जी बीजेपी के साथ आते हैं तो कुछ हद तक मराठी मतदाताओं में बंटवारा हो सकता है, यानी एक तरीके से विभाजन हो सकता है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यानी एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी को कमजोर करने के लिए बीजेपी राज ठाकरे जी को अपने साथ ले रही है। ठाणे, मुंबई, नासिक, पुणे, इन अर्बन एरिया में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अच्छी खासी ताकत है। अगर यह बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के उम्मीदवारों को फायदा मिल सकता है। दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट बीजेपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को छोड़ सकती है। राज ठाकरे जी के सहयोगी निष्ठावान नेता को यहां से राज ठाकरे उम्मीदवार बना सकते हैं। ऐसी भी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो अपनी राजनीतिक चाल या एक तरीके से स्ट्रेटेजी बना रही है, उसमें राज ठाकरे जी का योगदान बड़ा होने वाला है। राज ठाकरे जी अच्छे वक्ता माने जाते हैं। उनके सभाओं को सुनने के लिए एक जबरदस्त भीड़ नजर आती है। महाराष्ट्र के किसी भी जिले में या किसी भी इलाके में अगर राज ठाकरे जी का भाषण हो तो उस भाषण को सुनने के लिए अभूतपूर्व गर्दी या भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन इस भीड़ को वोटों में तब्दील करने के लिए जो पार्टी संगठन चाहिए वो राज ठाकरे जी के पास नहीं है। लेकिन वो पार्टी संगठन बीजेपी के साथ है, बीजेपी के पास है। और राज ठाकरे जी का जो भाषण है और उनको सुनने के लिए जो भीड़ आ रही है या आएगी, उसका वोटों में तब्दील करने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी। राज ठाकरे जी मराठी के मुद्दे पर हो या हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा अपनी राय रखते हैं। इस वक्त बीजेपी उद्धव ठाकरे जी के ऊपर आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व को पूरी तरह से छोड़ दिया है। यानी एक तरीके से बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना क्लेम जता रही है और राज ठाकरे भी हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक भूमिका लेते हैं। यानी एक तरीके से ठाकरे परिवार से एक ऐसे व्यक्ति को बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है जो हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी प्रखर है। यानी एक तरीके से बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका राज ठाकरे आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा एक मैसेज जनता के बीच पहुंचाने का काम बीजेपी कर सकती है। यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे जी की भूमिका कैसी कमजोर है, वो हिंदुत्व के मुद्दे से पूरी तरह से भटक गए हैं, ये यकीन दिलाने का काम एक तरीके से बीजेपी आने वाले चुनाव में कर सकती है। और हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरे के रूप में राज ठाकरे जी को बीजेपी सामने ला सकती है या उद्धव ठाकरे जी के अपोजिट बीजेपी राज ठाकरे जी को खड़ा करना चाहती है। क्योंकि इस वक्त ठाकरे परिवार में से कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के साथ नहीं है। अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो ठाकरे परिवार का एक बड़ा चेहरा बीजेपी के साथ जुड़ सकता है। यानी एक तरीके से मुंबई ठाणे इस इलाके में राज ठाकरे जी के लिए जनता में एक उनके नेतृत्व के प्रति और उनके भाषण के प्रति एक आकर्षण है। यानी एक तरीके से शिवसेना का मतदाता और जो हिंदुत्व को मानता है वो एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी के साथ छोड़कर राज ठाकरे जी के साथ भी आ सकता है। ऐसा एक कैलकुलेशन भी बीजेपी लगा रही है। एकनाथ शिंदे जी हो या अजित पवार गुट हो, ये दो गुटों को अपने साथ लेकर बीजेपी इस वक्त फायदे में नजर नहीं आ रही। यानी और खास तौर पर अजित पवार गुट आने से बीजेपी का एक परसेप्शन जो बीजेपी के पक्ष में महाराष्ट्र में नजर आता था, वो परसेप्शन पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है। यानी अजित पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ होकर भी
बीजेपी का टोटल वोट शेयर यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति का वोट शेयर 40% के ऊपर नहीं जा रहा। अगर इस वोट प्रतिशत को कुछ हद तक बढ़ाना है और महाविकास आघाड़ी को हराना है तो राज ठाकरे जी का योगदान या एक तरीके से मदद भी बीजेपी को मिल सकती है। 2014 का लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यानी एक तरीके से 2019 का चुनाव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नहीं लड़ा, लेकिन 2014 में उनको केवल 2% वोट मिले। 2009 में लगभग 4% के आसपास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वोट शेयर मिला। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वोट शेयर 2-2.5% के आसपास है और उसका अच्छा खासा फायदा बीजेपी चुनाव में उठाना चाहती है। भले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास इस वक्त एक ही विधायक हो, मगर राज ठाकरे जी का एक नेतृत्व है और उनकी जो भाषण शैली है और जिस तरह मराठी के मुद्दे पर हो या हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे अपने मुद्दे अपने भाषणों में एक्सप्लेन करते हैं, उसको सुनने के लिए जनता की बड़ी भीड़ जुटती है। पिछले 2019 के चुनाव में राज ठाकरे जी बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और इस वक्त यानी 2024 में राज ठाकरे बीजेपी के साथ है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या राज ठाकरे जी की भूमिका हो, उसमें हर चुनाव में बदलाव नजर आ रहा है। यानी उनकी भूमिका में एक स्थिरता नजर नहीं आती। अगर बीजेपी के साथ जाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लोकसभा चुनाव में सफलता मिलती है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फिर से एक बार ताकतवर हो सकती है और विधानसभा चुनाव में उसका रोल बड़ा रह सकता है। लेकिन क्या राज ठाकरे जी को लोकसभा चुनाव में सफलता मिल पाएगी? क्या राज ठाकरे जी का इस्तेमाल बीजेपी अपने पक्ष में कर पाएगी या यानी राज ठाकरे जी का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा या उल्टा बीजेपी का नुकसान होगा, ये आने वाला चुनावों का नतीजा ही बताएगा। लेकिन जिस तरह राज ठाकरे जी और उनकी पिछले चुनाव में जो भूमिका रही है और नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो और खासतौर पर बीजेपी के खिलाफ जिस आक्रामकता की तेवर से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक संघर्ष किया था, अगर उसे देखें तो इस वक्त राज ठाकरे बीजेपी के साथ आना, ये दाव एक तरीके से बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। यानी एक तरीके से राज ठाकरे जी अपने भाषणों की शुरुआत अलग अलग वीडियो दिखाकर करते हैं। अगर राज ठाकरे जी के जो पुराने भाषण है, अगर वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेता या महाविकास आघाड़ी की जो भी जनसभाएं हो उनमें सुनाए जाए तो एक बड़ा यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के खिलाफ एक जोरदार या विरोधी वातावरण भी तैयार किया जा सकता है। यानी एक तरीके से राज ठाकरे जी का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, इसको लेकर इस वक्त बीजेपी का नेतृत्व भी कंफ्यूजन में नजर आ रहा है। मगर राज ठाकरे जी की जो राजनीतिक शैली है, उनका जो भाषण है और उनका जो राजनीतिक अंदाज है, वो कुछ हद तक बाला साहेब ठाकरे जी की याद दिलाता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर राज ठाकरे ज्यादा जनसभाएं लेते हैं तो उद्धव ठाकरे जी के सामने उनकी बड़ी चुनौती होगी। यानी एक तरीके से हमें ठाकरे परिवार के दो नेताओं में लोकसभा चुनाव में मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर आगे आ रहे हैं। अगर उनकी लोकप्रियता देखें तो
यानी इस वक्त की उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता देखें तो राज ठाकरे जी के मुकाबले उद्धव ठाकरे कई अधिक गुना लोकप्रिय है और उनके नेतृत्व में भी शिवसेना पार्टी मजबूती से खड़ी हो रही है। भले ही इस पार्टी में यानी शिवसेना में बिखराव हो गया हो या विभाजन हो गया हो, मगर महाविकास आघाड़ी के साथ रहकर उद्धव ठाकरे फिर से एक बार अपने पार्टी को मजबूत कराने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। यानी और इन प्रयासों में कुछ हद तक उनको कामयाबी मिलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना सबसे ज्यादा सीट लड़ सकती है। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी उद्धव ठाकरे जी को लेकर परेशान है। यानी उद्धव ठाकरे जी की बढ़ती सहानुभूति, उनका बढ़ता प्रभाव, उनकी बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है और उद्धव ठाकरे जी को कमजोर करने के लिए बीजेपी अपने साथ राज ठाकरे जी को ले रही है। यानी एक तरीके से राज ठाकरे जी और बीजेपी यानी मनसे और बीजेपी में अभी तक अधिकृत रूप से गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में यह ऐलान हो सकता है और दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट पर मनसे अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।